नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंदेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एमए और बीए का जो सीरीज है वो रेगुलर हो रहा है। तो जो हमारा कल का क्लास था, यानी कि इससे पीछे का जो क्लास हुआ था, वो हमने कुषाण शासकों के ऊपर देखा था, यानी कुषाण वंश के ऊपर देखा था। और आज का जो हमारा क्लास है वह गुप्त साम्राज्य के ऊपर आधारित रहेगा, यानी गुप्त वंश के ऊपर आधारित रहेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा क्लास है गुप्त वंश पर है, गुप्त वंश पर आधारित है। तो मैंने आप सभी को पहले ही कुषाण वंश के बारे में जो सारी बातें थी वो मैंने पहले ही बता दी थी। उसका जो सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। और आज का जो हमारा क्लास है वो गुप्त साम्राज्य के ऊपर आधारित है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ गुप्त साम्राज्य के ऊपर ही अपनी जो चर्चा है उसको रखेंगे। और पहला आपको बात बता दूं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश में हमें जो शासक देखने को मिलते हैं वो हमें बहुत प्रकार के शासकों का जो है वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि हम देखेंगे कि गुप्त वंश में हमें एक से बढ़ के एक जो सम्राट है वो हमें देखने को मिलते हैं। इस कारण से जो हमारा ये सिलेबस है, यानी कि जो गुप्त वंश है, यह थोड़ा सा बड़ा होगा। तो मैं इसको पार्ट बाई पार्ट में इसको डिवाइड करता हुआ चलूंगा ताकि आपको आगे इसको समझने में आसानी हो। और मैं एक एक शासकों का लेकर, यानी एक शासक, दो शासक, जिस प्रकार से इसमें उनका कार्यक्रम है उनके हिसाब से मैं एक शासक दो शासक को लेकर आपका चलूंगा, ताकि उनके बारे में जो बातें हैं वो आपको पूर्ण रूप से पता हो सके और उनका जो उन पर आधारित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको आप अच्छे से हैंडल कर सके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गुप्त वंश के संस्थापक है उनका नाम है, गुप्त वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है श्रीगुप्त। आप देखेंगे कि उनका नाम हमें देखने को मिलता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वह इस वंश के संस्थापक के रूप में हमें देखने को मिलता है। पुराणों में और कई ऐसे विवादों में हमें ऐसा मान्यता देखने को मिलता है कि इस वंश के जो पहले शासक है उनका नाम घटोत्कच है। लेकिन हमें जो उनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है, ऐसा कई विद्वान जो हैं इस बात को नकारते हैं और इस बात को मानते हैं कि जो गुप्त वंश का संस्थापक, यानी कि जो गुप्त वंश का संस्थापक है वह कुमार गुप्त, सॉरी माफ कीजिएगा, श्रीगुप्त है। और आपको बता दें जैसे इसमें एक संस्थापक है और एक वास्तविक संस्थापक है जिन्होंने इसको मूल रूप से कह सकते हैं कि जिसको इस वंश को जिसने मूल रूप से उद्घाटित किया, यानी क्या उनका नाम है मूल वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक उनका नाम हमें देखने को मिल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। आप याद कर लीजिएगा इनको, गुप्त प्रथम। आपको एक बात मैं बता दूं कि वास्तविक संस्थापक जो होते हैं उनमें और जो संस्थापक होते हैं उनमें जो अंतर है उस इस चीज को आप एक बार हैंडल कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि जो वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं उन्होंने उनका ऐसा मतलब जो विद्वान जिसको मानते हैं उनमें एक चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उनका खुद का सिक्का ढला होना चाहिए, उनके ऊपर कोई शासक और शासन ना कर रहा हो और वो किसी के मतलब किसी के अंडर में अपना शासन काल लेना चला रहे हो। उनकी जो सीमा हो वो स्वतंत्र हो, यानी स्वतंत्र रूप से उनकी जो सीमा है वह हमें देखने को मिले। तो हम इस बात को मानते हैं कि उनका एक नगर हो और उनकी जो तमाम बातें हैं वो उनकी खुद की हो, यानी कि वो स्वप्रभुता के आधार पर जब वो होंगे तभी उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो संस्थापक होते हैं इन्होंने ऐसा माना जाता है कि जो संस्थापक होते हैं उन्होंने इस वंश को एक बार संस्थापित कर दिया है और एक राह दे दी है। उसके आगे जो उसमें शासक होते हैं, अगर इन्होंने श्रीगुप्त ने अपने नाम के सिक्के ढाले होते, अपना स्वतंत्र शासन किया होता तो इनको हम वास्तविक संस्थापक कहते। लेकिन हम इन्हें वास्तविक संस्थापक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये इस समय आपको बता दें कि जो श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त कुषाणों के सामंत थे, यानी कि जो मैंने अभी कुषाण वंश आपको पढ़ाया या कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत के रूप में जो है वो कार्य कर रहे थे। इन्होंने कभी भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ महाराजा की उपाधि धारण की। इन्होंने सिर्फ
महाराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि इन्होंने कभी भी मतलब ऐसा था कि ये जो थे वो कुषाण वंश के जो शासक थे उनके ये सामंत थे और उनके सामंत के रूप में अपना कार्य किया करते थे और उन्हीं के साथ युद्ध में जाते थे, युद्ध को लड़ते थे। इनको एक मूल कह सकते हैं कि एक स्थान जो था, जगह जो थी वो इनको दे दिया गया था कि वहां पे आप शासन करते रहिए और अगर आपसे कभी भी आगे युद्धों में आपकी जरूरत होगी तो हम आपको सूचित करेंगे और आप अपनी सेना को लेकर के आइएगा, हमारे साथ युद्ध लड़िएगा। उसके बाद जीते हुए अगर जैसे जीता हुआ कुछ भाग है तो उसमें अगर वहां पे हमें स्वर्ण मुद्राएं मिली या हमने आभूषण मिले या कुछ राज्य मिला तो उसमें हम आपको कुछ जो भाग होगा वो आपको दे दिया करेंगे और आप उसी से संतुष्ट रहेंगे। तो सामंत जो थे वो इसी के आधार पे अपना जो जीवन यापन है वो अपना करते रहते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो कुषाणों के यह सामंत है, उसके बाद हमें एक और शासक देखने को मिलते हैं इस वंश के, जिनका नाम हमें घटोत्कच देखने को मिलता है। घटोत्कच। घटोत्कच जो है इनके बारे में हमें जो जानकारी देखने को मिलती है, इन्होंने भी कभी महाराजा की जो उपाधि है इन्होंने भी कभी महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की थी, कभी भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था और अपना एक स्वतंत्र जो राज्य था उसको स्थापित नहीं किया था। ये श्रीगुप्त के ऐसा कहा जाता है कि ये पुत्र थे और इन्होंने कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इन्होंने कभी स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया था, शासन नहीं किया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो वास्तविक संस्थापक होते हैं उनमें और जो संस्थापक होते हैं उनमें जो अंतर था, मैंने आपको बताया कि वास्तविक संस्थापक वो होता है जिसने उस वंश का वास्तविकता को बढ़ाया हो। यानी कि आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने समूल इस वंश को जो वृद्धि है वो एक इन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है यह वास्तविक संस्थापक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके बारे में आप इस बात को जानते रहिएगा। और आपको बता दें कि इन्होंने मगध साम्राज्य में अपना फिर से जो इनकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। यानी जो गुप्तों की राजधानी हमें देखने को मिलती है, राजधानी वह पाटलिपुत्र देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र है। हालांकि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनके समय में हमें दो राजधानियां देखने को मिल जाती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे इन्होंने दो राजधानियां अपनी बनाई थी। पहली जो हमें राजधानी देखने को मिलती है वो पाटलिपुत्र है। जो पहली राजधानी है वो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और जो दूसरी राजधानी है वो उज्जैनी है। उज्जैनी जो है यह इनकी दूसरी राजधानी हमें देखने को मिल जाती है। तो आपको इस बात को भी नोट करना है कि इनकी जो राजधानी हमें देखने को मिलती है वह विक्रमादित्य के शासन काल में हमें दो राजधानियां देखने को मिल जाती है, पहला उज्जैनी और दूसरा जो है वो पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनका जो एक हमें प्रारंभिक जो मूल देखने को मिलता है वो मैंने आपको बताया कि जो श्रीगुप्त थे यह कुषाण वंश के सामंत थे, यानी कि जो उनके सामंत के रूप में अपनी जीविका चला रहे थे। और उसके बाद इनके जो श्रीगुप्त के जो दूसरे पुत्र थे, यानी कि जो दूसरे पुत्र थे घटोत्कच, माफ कीजिएगा, इनके जो पुत्र थे उनका नाम था घटोत्कच और उन्होंने कभी भी स्वतंत्र रूप से इन्होंने शासन उस समय नहीं किया था, इसलिए इन लोगों को वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता था। और इन्होंने कई युद्धों को जीता था उनके साथ में, यानी कुषाणों के साथ में कई युद्धों में भाग लिया था और उनको जीता था। इस कारण से ये उनके सामंत के रूप में उस समय कार्य कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके, अब हम चलते हैं गुप्त वंश में। कुछ जो हमें विशेष देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, यानी गुप्त वंश के बारे में हमें क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तो हम देख लेते हैं उसको भी। गुप्त वंश के बारे में विशेष, जो गुप्त वंश के बारे में हमें विशेष देखने को जो जानकारी मिलेगी उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो मैं आपको एक बार बता दूं कि
गुप्त वंश को ही भारत का यानी कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस बात को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, क्योंकि यह जो है यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और एक आपको बात बता दूं कि गुप्त काल ही हमें जो है वो देखने को मिलता है। इसको भारत के इतिहास में हमें क्लासिकल युग भी कहा जाता है, यानी कि गुप्त काल को ही गुप्त वंश को ही भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। आपको बता दें गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहने के पीछे जो हमें तात्पर्य देखने को मिलता है, एक में इस पे जो है एक डिबेट हमें जो देखने को मिलता है कि हमारे इतिहास में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश को ही भारत का स्वर्ण क्यों कहा जाता है, या मुगल वंश को आप देखेंगे जब आधुनिक भारत आप पढ़ते हैं तो उसमें मुगल वंश को भारत के स्थापत्य कला के दृष्टिकोण में स्वर्ण युग कहा जाता है। और यहाँ पे हमें भारत के जो हमें निवास है वहां पे हमें इसको स्वर्ण युग का जो रूपरेखा है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले बात बता दें कि जो स्वर्ण युग होता है उसकी जो धारणा होती है वो यह होती है कि वहां पे रहने वाले लोग जो होते हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, वहां पे किस प्रकार का जो व्यवस्था है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमें वहां पे पॉलिटी और इकोनॉमी और वहाँ की जो ज्योग्राफी है और उनकी जो सैन्य व्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति है, इन सभी के ऊपर आधारित होता है हमारा जो किसी भी समाज का जो कह सकते हैं कि स्वर्ण युग, या कह सकते हैं किसी भी युग के बारे में जो हम एक धारणाएं पेश करते हैं उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वह होता है पॉलिटिक्स, यानी कि जो राजनीतिक हमारा दृष्टिकोण होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको इस चीज को नोट करते हुए चलना है कि राजनीतिक दूसरा जो है वो हमारा आर्थिक है, आर्थिक। और जो तीसरा है वहां पे जो समाज है, यानी कि जो जिस समाज में उस समय के लोग जी रहे हैं और वो समाज कैसा है, वहां के शासन करने वाले, वो तो मैंने आपको पहले पॉलिटी बता दिया, यानी समाज। और वहाँ का जो व्यवस्था है, कह सकते हैं कि व्यापार व्यवस्था कह लीजिए, वाणिज्य कह लीजिए। आपको मैं बता दूं कि जो चौथा पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वह व्यापार होता है या वाणिज्य। व्यापार भी कह सकते हैं, वाणिज्य भी कह सकते हैं, शिक्षा भी कह सकते हैं, और उनके रीति रिवाज और उनका जो संस्कृति है वो भी कह सकते हैं। तो हम यह चीज देखते हैं, कल्चर हम यहाँ पे लिख देते हैं, कला और संस्कृति, कला एवं संस्कृति। तो आपको मैं बता रहा था कि किसी भी युग को जो हम स्वर्ण युग कहते हैं तो वहाँ का जो हमें रीति रिवाज देखने को मिलता है, यानी कि पहले सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट बात है वो है राजनीति। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो पहला पॉइंट है हमें किसी भी युग को स्वर्ण युग कहने में, तो ये वो हमें यहाँ पे राजनीतिक पॉइंट देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो शासन करने वाले शासक हैं, यहाँ जिनके हाथों में एक सत्ता जो है वो इनके हाथ में दिया गया है, तो वो किस प्रकार के उनकी धारणाएं हैं वो किस प्रकार के हैं, तो उसी के आधार पे ही हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ता है। तो हम देखेंगे कि जो राजनीतिक हमें देखने को मिलता है इसमें हम देखेंगे कि गुप्त काल में जो एक से बढ़ के एक हमें जो शासक है वो देखने को मिलते हैं। पहला है जो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद हमें समुद्रगुप्त देखने को मिलते हैं, स्कंदगुप्त हैं, कुमारगुप्त हैं और विक्रमादित्य हैं। ऐसे हमें तमाम जो गुप्त वंश के शासक हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनके कह सकते हैं कि जिनके सानिध्य में यह वंश जो है वो काफी फूला फला और काफी बड़ा। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इस वंश का किसी भी हम वंश को, मैंने अभी तक जितने भी वंश पढ़ाए हैं उनके अगर पतन का कारण आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह है उनके सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो किस प्रकार का रहा, यानी कि उस पर शासन करने वाला जो शासक है वह किस प्रकार का रहा। उस आधार पे हम देखते हैं कि वहाँ का सामाजिक दृष्टिकोण किस प्रकार का है। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो हमें राजनीतिक स्थिति है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है आर्थिक है। किसी भी चीज को, यानी आप जानते हैं कि आज भी हम
आधुनिक भारत में हम भी अगर हम कल्पना करते हैं किसी भी चीज की, तो हमें सबसे पहले जो चीजें चाहिए होती है वो हमें अपने अंदर एक कह सकते हैं कि योग्यता और धन की आपूर्ति। आप जानते हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए, किसी भी सैनिक को तैयार करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उस समाज में विकास करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वह है हमारा आर्थिक व्यवस्था। अगर उस राज्य की या उस देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी है तो वह पूरी तरह से जो है वो विकास के ही रास्ते पे चलेगा, क्योंकि उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो हमें देखने को मिल जाती है। आपको पता है कि अगर आपको 2 दिन खाना ना दिया जाए तो आप किस प्रकार से आपका जो सोच होगा वो आपका सोच सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर ही आधारित होगा। लेकिन अगर आपके पास खाना पीना घर समझ लीजिए और आपके जो सारी चीजें हैं अगर आपके पास है, तो आपका जो केंद्रीकरण होगा वह आपको विकास की ओर ले जाएगा, यानी कि आपका जो ज्ञान होगा वह विकास की ओर जाएगा। अगर आप धोती कपड़ा और मकान में ही फंसे रहेंगे तो आगे की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से करेंगे। तो आपको इस बात को नोट रखना है, किसी भी समाज को किसी भी चीज को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें सबसे पहला जो रोल अदा करता है वो है आर्थिक व्यवस्था। तो इस उस वंश की आर्थिक व्यवस्था जो भी है वो भी हमें देखने को मिल जाती है कि इनके जो स्वर्ण के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं वह हमें शुद्ध और कह सकते हैं कि अशुद्ध भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि अब जब स्कंदगुप्त के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त के जब सिक्के हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि उनके जो सोने के सिक्के हैं वह हमें अशुद्ध रूप से देखने को मिल जाते हैं। तो उस प्रकार से हम देखेंगे। और जब स्कंदगुप्त के बाद हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा हमें जो प्रतापी शासक है वह इस वंश में देखने को शायद नहीं मिलता। उसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक स्थिति, वहां पे रहने वाले लोग और उनके समाज की जो आकृति है वो हमें देखने को मिलती है। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि गुप्त वंश में महिलाओं की स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा उत्तम थी। यानी कि आप देखेंगे कि महिलाओं को आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम हमें देखने को मिलते हैं जिनको हमने वास्तविक संस्थापक कहा है, उन्होंने एक सिक्का जब जारी किया है तो उनकी जो पत्नी है, यानी कि उनकी जो पत्नी है कुमार देवी, उनकी आकृति का यानी कि अपने साथ यानी कि राजा के साथ हमें पहली बार एक जो कह सकते हैं कि उनकी पत्नी का अंकन देखने को मिलता है वह हमें इनके सिक्कों में देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति है, समाज की जो स्थिति है, वाणिज्य की जो स्थिति है वह भी काफी ज्यादा अच्छी हमें देखने को मिल जाती है इस शासन काल में। और आपको बात बता दें कि आज के समय में जो हमें धर्म देखने को मिलते हैं, जितने भी धर्म, उनकी अंतिम यानी कि अंतिम रूप से उनको पुष्ट करने का यानी कि जो उनकी पूर्ति करने का जो उसमें कुरीतियां थी उसको दूर करने का जो कार्य है वह हमें इस वंश में करने को देखने को मिल जाता है। तो आपको बता दें कि जो आज का हम हिंदू धर्म देखते हैं उसमें हमें जो तमाम रीति रिवाज जो देखने को मिल जाते हैं वह इस वंश के अंतिम कह लीजिए कि इस धर्म का अंतिम जो हमें रूप है वह देखने को मिल जाता था। चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, किसी भी धर्म का हमें एक अंतिम जो रूप है वो प्राचीन काल में जितने भी धर्म विकसित थे उन धर्म का जो एक हमें मूल रूप आज देखने को मिलता है, उन्हें अंतिम रूप से इसी वंश में उसको विकसित किया गया था और वही आज तक हमारा चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि तमाम जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे इतिहासकार हुए उन्होंने काफी इस पे अपनी जो रुचि है उसको दिखाया है। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में देखते हुए चलेंगे। और इसके बाद आपको आपका जो हमारा अगला पॉइंट है यानी कि जो कला और संस्कृति मैंने बताया कि अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसमें रहने वाले लोगों की जो नेचर है यानी कि उनमें रहने वाले लोग किस प्रकार का सोच रखते हैं, किस प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं हैं, उस पर हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करता है कला और संस्कृति का। आपको किसी भी युग के बारे में, आप किसी भी समाज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उनके शासकों के बारे में पढ़ते हैं यानी कि जो राजा है वो कैसे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, उनका जो सैन्य व्यवस्था था, उनका जो प्रशिक्षण था वो किस प्रकार से था, वो अपने सैनिकों को किस प्रकार से वेतन देते थे और किस प्रकार से उनकी आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी, उनकी मुद्राएं थी, वो किस प्रकार से विकसित हुई थी। तो उसको भी हम इस के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि समाज में वहां पे रहने वाले लोग, उनमें जो कुरीतियां थी और व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार की थी, उन वहाँ के लोग अपने वाणिज्य और शिक्षा को लेकर कितने ज्यादा जागरूक थे। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमें स्वर्ण युग के काल में इनके देखने को मिलेगी। यानी कि हम देखेंगे कि जब गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें हम विस्तार से सारी चीजों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि संस्कृति की, कला और संस्कृति के बारे में बताया कि हम देखते हैं कि हमें जो तमाम चीजें हैं यानी कि अभिलेख कह लीजिए, साक्ष्य कह लीजिए, मंदिरें कह लीजिए, इमारतें कह लीजिए, महल कह लीजिए, वो हमें गुप्त काल की देखने को मिल जाती है। यानी कि आज भी हमें गुप्त काल के कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कि हमें आज भी देखने को मिलती हैं। वो अपने
कह सकते हैं कि स्थापत्य को पूर्ण रूप से वैसे की वैसे ही बरकरार की हुई है। हालांकि कई ऐसे विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आए जिन्होंने इन मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया, तो हमें इसमें भी यह भी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनको जो स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है वह इनका कह सकते हैं कि इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज थी जिस कारण से इनको स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। हालांकि पहले जब इस बात पे डिबेट हुई थी तो काफी ज्यादा डिबेट हुआ था और काफी ज्यादा इतिहासकारों ने इस पर अपनी जो रुचि थी उसको नहीं दिखाया था और कहा था कि इसको स्वर्ण युग कहना एक गलत है। लेकिन आप देखेंगे कि इनकी वाणिज्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और व्यापार, सैनिक, आर्थिक व्यवस्था है, जितनी भी आप व्यवस्थाएं देखेंगे उसमें आपको यह जो वंश है वो आपको उत्तम देखता हुआ मिलेगा। इस कारण से हम इसको स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आपको एक बात बताऊं कि इस वंश में हमें महिलाओं की स्थिति जो है वह काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। यानी कि जो महिलाओं की स्थिति है इस वंश में, महिलाओं की स्थिति जो है वह हमें अच्छी देखने को मिलती है। अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि अब मैंने आपको पहले बताया कि जो कुमार देवी की पत्नी है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है कुमार देवी, उनके साथ उन्होंने सोने के सिक्कों पर अंकन जो हमें पहली बार भारतीय महिलाओं का देखने को मिलता है वह इसी काल में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो काफी ज्यादा अच्छी है और सैनिक व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था जो है वह हमें एक प्रकार से देखने को इनकी जो है वो अच्छी मिल जाती है। और आपको बता दें कि रोमिला थापर, एक चीज आप इस बात को नोट लीजिएगा कि रोमिला थापर जो है रोमिला थापर है, इन्होंने 300 ईसा पूर्व के और 300 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक की एक जो दहलीज है उसको इस वंश को कहा है। यानी कि गुप्त वंश को, रोमिला थापर ने गुप्त वंश को 300 ईस्वी से लेकर ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच की दहलीज कहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि रोमिला जो थापर है एक हमें साम्राज्यवादी जो इतिहास लेखन हमें देखने को मिलता है उसकी एक महत्वपूर्ण ये उसमें जो है यह भूमिका निभाती है। और उन्होंने ऐसा कहा है कि गुप्त वंश को हम 300 ईस्वी से लेकर के और 600 ईस्वी के बीच का जो हमें एक दहलीज देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है। इसको लांग कर हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमें और भी इम्पोर्टेंट चीजें गुप्त वंश के बारे में देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इनकी जो कला और संस्कृति थी वह काफी ज्यादा जो है वह हमें विकसित देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो हमने इनके बारे में बातें बताई आपको कि गुप्त वंश के बारे में जो सबसे पहले हमें देखने को जानकारी मिलती है उसी आधार पे हम देखते हुए चलेंगे। इसके बाद गुप्त वंश को काफी चीजों से मैंने आपको पहले बताया कि इनमें जो हमें अच्छी बातें देखने को मिलती है, इनकी व्यापारिक व्यवस्था, इनकी जो वाणिज्य व्यवस्था है वो काफी ज्यादा उस समय जो थी वो विद्यमान थी, यानी अच्छी थी। अब हम एक एक करके सभी राजवंशों के बारे में, यानी सॉरी माफ कीजिएगा, एक एक करके सभी वंश इस वंश के शासकों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम श्रीगुप्त के बारे में देखेंगे, उसके बाद घटोत्कच के बारे में देखेंगे, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो आज की हमारी क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे श्रीगुप्त के बारे में। जो श्रीगुप्त हैं इनके बारे में हम देखेंगे, यानी इस वंश के संस्थापक के रूप में जो है वह है। इनके बारे में जो हमें इम्पोर्टेंट बात हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो यही है कि इन्होंने इस वंश का जो है वह इन्होंने इस वंश की नींव डाली थी। इस प्रकार से हम देखेंगे। और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह जो थे यानी कि गुप्त थे, पूर्ववर्ती जो गुप्त थे वह कुषाण के सामंत थे। यहाँ पर मैं लिख देता हूं
परवर्ती गुप्त का मतलब होता है कि गुप्तों की जो पहली कह सकते हैं कि हमें जो उनके बारे में जानकारी मिलती है, यानी परवर्ती गुप्त वो कहे जाते हैं, जो कि हमें पहली बार देखने को मिलते हैं। यानी परवर्ती गुप्त कुषाण के सामंत थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इन्होंने जो कुषाण के सामंत के रूप में मैंने पहले ही आपको बताया कि कार्य किया है। उसके बाद जो हमारा अगला शासक है वह हमें घटोत्कच देखने को मिलता है, यानी कि इस वंश का जो अगला शासक हमें देखने को मिलता है, यानी दूसरा शासक, वह है घटोत्कच। घटोत्कच घटोत्कच जो है वो हमें इस वंश का अगला शासक देखने को मिलता है। इसने भी कभी महाराजा की जो है उपाधि वह धारण नहीं की थी। यह भी अपने शासन काल में जो था यह कुषाणों का सामंत के रूप में ही कार्य किया था इसने। तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, ये बस इनके नाम ही ज्यादा हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि श्रीगुप्त के जो बाद शासक बने वो कौन थे। ऐसा आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि घटोत्कच जो थे वह इस वंश के दूसरे शासक के रूप में हम देख सकते हैं। उसके बाद इनके बारे में हमें ज्यादा जो प्रमाण है वो देखने को नहीं मिलता। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे कह सकते हैं कि इस वंश के वास्तविक संस्थापक की ओर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। घटोत्कच के बारे में हमने देखा, श्रीगुप्त के बारे में देखा। इस वंश के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। सारी चीजें जो थी क्यों स्वर्ण काल कहा जाता है। एक मैं गुप्त वंश के बारे में जब एक अपना जो डिवेडिंग क्लास होगा तो मैं उसमें गुप्त वंश को स्वर्ण क्यों कहा जाता है, इसमें क्या होना चाहिए था, क्या ना होना चाहिए था, एक जो डिवेडिंग क्लास है वो मैं आप सभी के लिए जब लेकर आऊंगा तो इन सभी बातों का समावेश जो है उसमें करूंगा। तो उसमें अभी आप जरूर से जरूर उस क्लास को भी देखिएगा ताकि आपको जो जानकारी है वह देखने को मिल जाए। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं अभी इसको साफ करता हूँ ताकि आगे आपको आगे की क्लासेस के बारे आगे जो है हमारा क्लास वो आगे बढ़ सके। तो हमने घटोत्कच तक का जो क्लास है, जो शासक है वहां तक का हमने देख लिया है। अब हमारा जो अगला है, यानी कि जो अब हम देखने वाले हैं जिनके बारे में हम अब समझेंगे, वह है हमारे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रथम। आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि प्रथम द्वितीय अगर कहीं पे लिखा हुआ मिले तो आप समझ लीजिएगा कि इसी नाम के आगे भी हमें शासक जो है वह देखने को मिलते हैं। इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वह हमें देखने को मिलता है 319 से लेकर 350 ईस्वी तक। 319 से लेकर 319 से ईस्वी से 350 ईस्वी तक इनका जो टाइम है वो हमें देखने को मिलता है। एक पॉइंट जो थी हम हमसे लगता है छूट गया है, वो है गुप्तों का जो उदय है, यानी कि गुप्तों के बारे में जो हमें जो जानकारियां देखने को मिलती है, गुप्तों की उत्पत्ति, तो उसको हमने छोड़ दिया। तो पहले हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, पहले उसको देख लेते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति यानी कि धारणा इस पे ये रहता है कि इस वंश की जो उत्पत्ति हुई है वह कैसे हुई। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यह गुप्त जो थे वह कुषाण वंश के सामंत थे। तो एक पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिएगा, गुप्त कुषाण के सामंत थे। इनकी जो हमें जातियां देखने को मिलती है, यानी कि कई विद्वानों में हमें जो है वो मतभेद देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे, पहला जो हमें देखने को मिलता है वो हमें रोमिला थापर के जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की है। तो रोमिला थापर ने इनको वैश्य कहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि रोमिला थापर ने थापर
थापर ने इनको वैश्य कहा है, वैश्य कहा है। पहले बात आपको बता दूं कि इनको वैश्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो उस समय के जो वैश्य जाति थी वो अपने नाम के लास्ट में, यानी कि नाम के अंतिम में गुप्त लिखती थी, यानी कि अपने नाम के अंतिम में गुप्त 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 का जो है वो प्रयोग करती थी। इस कारण से हम देखेंगे कि इनके नाम के अंत में भी हमें गुप्त देखने को मिलता है, और उन वो भी अपने नाम के लास्ट में जो है वो गुप्त का प्रयोग करते थे। इस कारण से हम देखेंगे कि रोमिला थापर ने इनको वैश्य कहा है, यानी कि वैश्य जो थी वो गुप्तों का ही नाम का जो है वो अपने लास्ट में प्रयोग करती थी। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें दूसरा इनके बारे में जानकारी देखने को मिलता है कि जो गुप्त थे वह ब्राह्मण थे, यानी कि जो गुप्त थे वह ब्राह्मण थे। हेमचंद राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन बातों को आपको बढ़िया से बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जो है वह इन सभी बातों का समावेश आपको देखने को मिला। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार ऐसा कहा गया है कि गुप्त ब्राह्मण थे, या गुप्त वैश्य थे, या गुप्त क्षत्रिय थे, जो थे उनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह यह है कि गुप्त ब्राह्मण थे, गुप्त शासक ब्राह्मण थे। अब ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो गुप्त की, यानी कि आप देखेंगे पुष्यमित्र जो शुंग की धर्मपत्नी थी, यानी कि धरणी जो थी, पुष्यमित्र शुंग, आपने शुंग वंश को जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था जो शुंग वंश था वह ब्राह्मण वंश था, यानी कि उसमें जितने भी शासक थे वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। हालांकि उन्होंने कई धर्मों का जो अनुयायी है उनको माना जा सकता है। आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग की जो वाइफ थी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग की पत्नी जिनका नाम है धरणी, देखने को मिलता है, वह ब्राह्मण थी, वह ब्राह्मण की कन्या थी। धरणी ब्राह्मण की कन्या थी, और इस कारण से हम देखेंगे कि इनका जो हमें एक उपाधि देखने को मिल जाता है, यानी गुप्तों की जो हमें उपाधि देखने को मिलता है वह धरणी बंध, धरणी ऐसा करके हमें जो उपाधियां हैं वो समुद्रगुप्त की देखने को मिलती है। इस प्रकार से देखेंगे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में हम देखेंगे तो समुद्रगुप्त के नाम के पहले हमें धरणी गुप्त या धरणी संप्रदाय ऐसा देखने को जो है वो हमें मिलता है। इस कारण से भी कई इतिहासकार जो है इस बात से कहते हैं कि जो गुप्त थे वो ब्राह्मण थे, यानी कि ब्राह्मण धरणी गोत्र होने के कारण इनको ब्राह्मण कहा जाता था, यानी कि यह भी जो थे गुप्त जो थे वो ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार से मैंने इनके बारे में ये बात बताई आपको। उसके बाद हम देखेंगे आरसी मजूमदार ने इनको क्षत्रिय कहा है। जो तीसरा पॉइंट है, आरसी मजूमदार ने इनको क्षत्रिय कहा है। आप देखेंगे कि जो गुप्तों का जो गोत्र है वो हमें धरणी देखने को मिलता है। इस कारण से देखने को मिलता है कि जो गुप्तों का हमें वंश है, माफ कीजिएगा, जो गुप्तों का हमें गोत्र देखने को मिलता है वो धरणी देखने को मिलता है। धरणी बंध, धरणी ऐसी उपाधि है जो कि गुप्तों ने धारण की थी। इस कारण से भी हमें देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग की जो पत्नी थी, यानी कि जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था धरणी और वो ब्राह्मण की कन्या थी। तो इस कारण से इनका जो एक हमें तालमेल देखने को मिलता है वो गुप्तों से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे प्राचीन काल में धरणी गोत्र का होने के कारण इनको ब्राह्मण की उपाधि ब्राह्मण के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आरसी मजूमदार नामक एक विद्वान है, इन्होंने गुप्तों को क्षत्रिय कहा है।
क्षत्रिय कहा है क्योंकि इनको आप देखेंगे कि जब सामंत के रूप में जब कार्य कर रहे थे तो इन्होंने कई युद्धों में जो है वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्षत्रिय होने का कार्य किया था, यानी क्षत्रियों का कार्य किया था और इन्होंने युद्ध में कई युद्धों में भाग लिया था, तो इस कारण से इनको क्षत्रिय कहा गया है। तो इस सभी चीजों को आप एक बार गौर से देख लीजिएगा ताकि आपको इन सभी बातों का जो है वो जानकारी मिल जाए। आप इनके जो नाम है उस चीज को आप नोट कर लीजिएगा और इनके बारे में जो जानकारियां मैंने दी वो भी आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपसे कई परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं गुप्तों के बारे में, गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में, गुप्तों के पतन के बारे में, इनके स्वर्ण युग के बारे में जो है आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। सॉरी माफ कीजिएगा, जो चंद्रगुप्त हमारे शासक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इनका जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया वो 319 से लेकर 350 ईस्वी तक का हमें देखने को मिल जाता है। हमें इस गुप्त वंश का यह वास्तविक संस्थापक थे, यह वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश के यह वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने अपने सिक्के चलाए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इनके जो हमें स्वतंत्र शासन का जो हमें रूप है वह देखने को मिल जाता है। इस कारण से हम इनको वास्तविक संस्थापक हैं। जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या अंतर होता है वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक जो है वो नींव डाली थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी घर का अगर सबसे पहले क्या होता है कि नींव डाला जाता है, तो किसी ने नींव डाल कर उसको छोड़ दिया तो उसका घर ये नहीं कहा जाता कि ये इनका घर है। जिसने उस घर को पूर्ण रूप से तैयार किया हो उसको कहा जाता है कि इसने इस घर को बनवाया है। तो आप देखेंगे इन्होंने इस घर को बनवाया, यानी कि जो गुप्त वंश साम्राज्य है, गुप्त वंश का जो एक पेड़ है वह हमें इनका देखने को मिलता है कि इसको भले ही कह सकते हैं कि लगाया था श्री गुप्त ने, लेकिन इसको जो सिंचित किया, इसको फलवान्वित किया, वो किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो हम देखेंगे यह एक हमें वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले कीजिएगा ताकि ये जो चीजें हैं वो आपको आपसे मिस ना हो। तो हम देखेंगे अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। यह जो थे वे वास्तविक संस्थापक थे। इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने कई प्रदेशों को जीता था। इनके जो राज्य में हमें ऐसे पुराणों के अनुसार जो इनका राज्य था वह हमें पंजाब से लेकर आप देखेंगे कि इनका जो राज्य में है वो पाटलिपुत्र से लेकर हमें जो है वो हमारे जो इलाहाबाद यानी कि जो आधुनिक प्रयाग है वहां तक का जो इलाका है वो इनके में था। पाटलिपुत्र से लेकर प्रयाग तक तथा इनके जो इनके एक पॉइंट और आप इसमें नोट कर लीजिएगा, इनके साम्राज्य में हमें साकेत भी देखने को मिलता है, यानी जो साकेत था, साकेत का राज्य भी सम्मिलित था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक जो बड़ा भूभाग था इन्होंने अपने कुशलता से इसको विजित कर लिया था। एक सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे और इन्होंने इनके पिता जो थे वो सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे और इन्होंने एक बड़े भूभाग को जो है वो अपने अंडर में कर लिया था, यानी उन पर जो नियंत्रण है बैठा लिया था। उसके बाद एक बात और बता दूं, इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद इन्होंने जीता। आपको बताऊं, इन्होंने राजाधिराज की उपाधि धारण की। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमें वास्तविक संस्थापक का एक हमें जो साचा है वो देखने को मिल जाता है। और आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने ही गुप्त संवत
सॉरी 319 में 300 ईस्वी में गुप्त संबंध को प्रारंभ किया था। प्रारंभ जो है वह किया था। उसके बाद आप बता दो, इसका सर्वप्रथम हमें प्रयोग जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हमें मथुरा अभिलेख में देखने को मिलता है। यानी इस संवत का हमें जो प्रयोग है वह मथुरा अभिलेख में देखने को मिलता है। इस यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बना देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इस संवत का प्रयोग सर्वप्रथम मथुरा अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। मथुरा अभिलेख में चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था। यहाँ पे मैंने मथुरा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका प्रयोग किया था। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इनका जो संवत है वो भी हमें देखने को मिलता है। जो गुप्त संवत हमें देखने को मिलता है वो इन्हीं के शासनकाल में, यानी इन्हीं के बागडोर के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि इन्होंने लिच्छवी कन्या से जो वो विवाह किया था। इन्होंने लिच्छवी कन्या कुमार देवी, आप इनकी जो पत्नी थी उनका नाम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ज्यादा बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। तो आपको इस बात को नोट करना है कि कुमार देवी के साथ इनका जो है वो वैवाहिक संबंध हुआ था। यानी कि कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। जो है वो विवाह हमें देखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि इस विवाह के उपलक्ष्य में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस विवाह के उपलक्ष्य में इन्होंने एक अपना जो सिक्का हमें देखने को मिलता है, इनका जो एक सिक्का हमें देखने को मिलता है सोने का, उसमें हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने कुमार देवी, कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के नाम का अंकन जो हमें है वह देखने को मिलता है। वैवाहिक संबंध का जो हमें अंकन है उस पर देखने को मिलता है। उसमें देखेंगे कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के अंकन का जो हमें सिक्का है, कुमार देवी प्रकार के सिक्के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्य में इन्होंने सिक्के जारी किए कि जिसे हम कुमार देवी प्रकार का सिक्का, या कह सकते हैं कि वैवाहिक प्रकार के सिक्के जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसे हम कुमार देवी प्रकार के सिक्के, कुमार देवी के प्रकार के सिक्के और वैवाहिक, इन दोनों के बीच में वैवाहिक जो संबंध स्थापित हुआ था, वैवाहिक प्रकार के सिक्के जो हमें हैं, इस बात का हमें वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि गुप्त का संपूर्ण अभी तक के इतिहास में जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, उन सभी इतिहास में हमें सबसे पहला जो है महिलाओं का अंकन करने वाला यह पहला हमें सम्राट देखने को मिलता है। यानी कि यह पहला शासक, गुप्त वंश का यह पहला शासक था जिसने अपने साथ अपनी पत्नी के अंकन के सिक्के जो है वह जारी किए। जिसने अपने साथ अपनी पत्नी की आकृति
के सिक्के जो हैं वह जारी किए हैं। आप देख लीजिए कि इस प्रकार से जो हमें है इनके बारे में जो जानकारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। जिन्होंने ये पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने वैवाहिक संबंध के उपलक्ष्य में एक जो सिक्का है वह जारी किया था, तो हमें इनके बारे में ये सारी जानकारियां देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद इनके जो अभिलेख हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके जो हमें अभिलेख है उसमें भी ऐसा जानकारी देखने को, एक लेख है उसमें भी हमें जानकारी देखने को मिलती है कि इनके जो साम्राज्य थे वह यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो थे वो फैले हुए थे। और इनके जो उस समय के ऐसे है शासन काल की में जो व्यवस्थाएं थी वह काफी ज्यादा उत्तम थी। यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी पत्नी को, पहला ऐसा हमें शासक देखने को मिलेगा गुप्त वंश या कि अब तक के संपूर्ण इतिहास में हमें ऐसा पहला शासक देखने को मिलेगा जिसने कि अपनी पत्नी के साथ के अंकन के जो है वो सिक्के जो है वह जारी किए हैं। इस काल से भी हम कह सकते हैं कि इसमें पत्नी इसमें महिलाओं की जो स्थिति थी इस वंश में वो काफी ज्यादा उत्तम प्रकार की थी। इस कारण से भी हमें इस वंश को गुप्त की कह सकते हैं स्वर्ण, गुप्त वंश को स्वर्ण युग की संज्ञा में भी हम इस कारण से भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो शासक व्यवस्था थी वह महिलाओं के भी अंडर में होते थे। यानी कि आप देखेंगे कि जब हम सातवाहन वंश पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखेंगे कि मात्र यानी कि माताओं की जो सबसे पहले जो हमें नाम देखने को मिलता है उसके बाद शासकों का नाम देखने को मिलता है। यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी और वरिष्ठी पुत्र पुलमामी, यानी कि आप देखेंगे कि गौतमी, उसके बाद उनके पुत्र, उसके बाद आपको सातकर्णी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि वरिष्ठी, उसके बाद पुत्र, फिर उसके बाद पुलमामी। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी और वरिष्ठी पुत्र पुलमामी, तो उनके भी नाम हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें भी हमें महिलाओं की जो स्थिति है वह काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। इस कारण से भी कई इतिहासकार यह बात मानते हैं कि इस वंश को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जा सकती है, यानी कि स्वर्ण काल की संज्ञा में रखा जा सकता है कि अब तक के इतिहास में हमें महिलाओं की जो स्थिति है या फिर हमें वैदिक काल में ही इतनी अच्छी देखने को मिलती है और या फिर अभी हमें देखने को मिलती है। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इन सभी बातों का जो है वो पूरा ध्यान रखेंगे कि ताकि आपको इन सभी के ऊपर आपको एक बढ़िया सा हमें जो है वो हम दे सकें। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके पुत्र, यानी कि इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र यानी कि कह सकते हैं कि जो लिच्छवी राजकुमारी है, लिच्छवी राजकुमारी जो कुमार देवी है, इन्हीं के पुत्र हैं समुद्रगुप्त। यानी कि इनके कुमार गुप्त, सॉरी माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की संतान, कुमार देवी की जो संतान थी उनका जो नाम है वो समुद्रगुप्त है। संतान वह गुप्त था। इसको जो समुद्रगुप्त है इसको हम कह सकते हैं कि इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो कह सकते हैं कि लिच्छवी दौहित्र की जो उपाधि है, धरणी बंध की उपाधि है। ऐसे में इनकी जो उपाधियां देखने को मिलती हैं वो मिलती है कवि, महाकविकार और हमें महासम्राट, ऐसी जो उपाधियां है वो हमें समुद्रगुप्त की जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अब हमारा जो, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा अब आगे का यानी सेशन है, यानी कि जो आगे का शासक है वो हमारा समुद्रगुप्त है। तो हम अब क्या जो अब इनके बारे में देखेंगे कि समुद्रगुप्त जो है उन्होंने किस प्रकार से अपना जो शासन काल है और इनकी जो व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार से थी। इनके सिक्के आपको बता दें कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान सम्राटों में से एक सम्राट हमें माने जाते हैं। आपको बता दें कि समुद्रगुप्त को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समुद्रगुप्त को कुमारगुप्त ने, सॉरी माफ कीजिए, समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में इनको जो है वो राज्य है अपना स्थापित कर दिया। जो इनका साम्राज्य था यह पूरा राज्य इनको भरी सभा में दे दिया। यानी कि इनको ऐसा हमें उल्लेख देखने को मिलता है, वायु पुराण में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि जो समुद्रगुप्त थे, इनके जो पिता थे यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे,
इन्होंने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना संपूर्ण साम्राज्य जो है वह दे दिया था। उसके बाद इन्होंने कह सकते हैं सन्यासी का रूप धारण कर लिया था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना सारा साम्राज्य जो है इनको समुद्रगुप्त को दे दिया था और उसके बाद अपना जो है वो सन्यास धारण कर लिया था। अपना समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त ने अपना राज्य दे दिया था, राज्य देकर दे दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने जो है वह सन्यास का जो जीवन है वह यापन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने सन्यास ले लिया। आप देखेंगे कि आपको प्राचीन भारत के इतिहास में, आप जब प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें से आपको अधिकतर जो शासक हैं वह अपने वृद्धावस्था में सन्यास की अवस्था जो थी, यानी कि अगर उनको ऐसा लग जाता कि हमारा जो पुत्र है वो काफी योग्य है, तो अपने पुत्र को अपना साम्राज्य हस्तांतरित करके वह जो थे वो बैराग यानी कि सन्यास ले लिया करते थे, सन्यास के रूप में चले जाते थे और वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो वनों में जाते थे और वहां पे तपस्या यानी कि प्रभु में अपना जो ध्यान था उसको आकर्षित करते थे। तो हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है उन्होंने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना जो साम्राज्य था उसको हस्तांतरित कर दिया, उनको दे दिया और उसके बाद वह सन्यास जो है वह धारण कर लेते हैं और सन्यास के रूप में वह अपना जो अपने जीवन का जो अंतिम क्षण है वह इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यानी कि अब हमारा, जैसा कि आपको पता है कि हमारी अब जो हमारी क्लास है वह हमारा समुद्रगुप्त के ऊपर आधारित होगा, यानी कि समुद्रगुप्त अगले जो हमारे शासक हैं वो समुद्रगुप्त के ऊपर आधारित है। समुद्रगुप्त के ऊपर आधारित है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक रहेगा। हम कल की जो क्लास होगी उसमें हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त का आपको बता दें कि समुद्रगुप्त इन वंश के शासकों में एक महान शासक के रूप में है। तो हम देखेंगे कि इनका जो आगे का शासन यानी से समुद्रगुप्त के बारे में हम आगे जो है वो सारी बातें देखेंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। चलते हैं, जय हिंद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।